नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम बात कर लेते हैं नई नई टेक्नोलॉजी की और हमारे देश के परम ज्ञानी बुद्धिजीवियों की उससे विरोध की। एक लंबी दास्तान है। कोई भी परिवर्तन आता है, हमारे देश के बुद्धिजीवी बिना उसको समझे हुए, देखे हुए, और मुख्य मुख्य रूप से तो ये भी बात है कि उनको उसके विषय के अंदर कोई जानकारी नहीं होती है। तो जैसे अगर पुरानी बात की जाए कि जब राजीव गांधी साहब प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कंप्यूटर को आगे बढ़ाने की और उसकी संभावनाओं की, भविष्य में होने की जब बात कही थी, तब कंप्यूटर ऑलरेडी भारत में बन रहे थे। 1950-55 के से ही आ रहे थे और अलग तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा था। तो उन्होंने ये बात जब कही तो उनका मजाक उड़ाया गया, और ये मजाक उड़ाने में देश के प्रमुख बुद्धिजीवी लोग शामिल थे, जैसे कि स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये कंप्यूटर वाला छोड़ा है, कंप्यूटर से क्या हो जाए, इससे कुछ नहीं होगा, वगैरह वगैरह, ये सब फालतू की बात है। यानी कि उन्हें उस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसकी संभावनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका जो मूल मंत्र था जिसने उन्हें प्रेरित किया कंप्यूटर का विरोध बड़े पुरजोर तरीके से करने के लिए, तो उसका मतलब ये कि किसी भी तकनीकी और परिवर्तन की तरफ उनका जो विरोध का स्वर था, बिना उसको समझे हुए, बिना उसके आयामों को समझे हुए, बिना संभावनाओं को समझे हुए, उन्होंने उसका विरोध कर दिया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कंप्यूटर वाला छोरा कर करके उन्होंने बता दिया, यानी कि उनको बेवकूफ़ बता दिया। तो ये एक विचित्र स्थिति है। तो ये पुराने ज़माने में जबकि कोई जानकारी इतनी जल्दी और इतनी सुगमता से उपलब्ध नहीं थी, तब की तो हम बात कह सकते हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों स्वर्गीय मंगरेश ढबराल ने एक दूसरी बात कही। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि तकनीकी ज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने इतिहास को मिटा दिया है। अब ये बड़ी ही विचित्र बात है। जो उनकी बात से जो मान्यता रखते हैं कि भाई उन्होंने ठीक कहा है, तो वो कृपा करके समझाएं कि इतिहास ने को कैसे मिटा दिया है। तकनीक ने कैसे मिटा दिया है। जब बहुत सारे लोगों को याद होगा, जब 70 के दशक में जो पढ़ रहे थे, 80 के दशक में जो पढ़ रहे थे या उससे पहले पढ़ रहे थे, तो किसी एक पुस्तक के लिए कितनी मारामारी होती थी। वो पुस्तक उपलब्ध नहीं होती थी, कुछ लोग उसको लाइब्रेरी से जो है इशू करवा लेते थे, लौटाते नहीं थे, उसके ऊपर उसको गायब कर देते थे ताकि दूसरे लोगों को नुकसान हो। इस तरह की बातें होती थी। तो एक तो वो समय था। तो आज और उस समय में मुख्य परिवर्तन ही है कि उस समय तकनीक नहीं, वो तकनीकें जो आज उपलब्ध है 70 के में, 60 में, उसमें उस तरह से वो उपलब्ध नहीं थी। तो आज तो किसी को किसी भी विषय पे बात करनी है, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे ही वो जानकारी ले सकता है। और उत्तम से उत्तम उसमें कोई भी जो लेक्चर है किसी विद्वान का, दुनिया में कहीं से भी वो सुन सकता है, अपने नोट्स बना सकता है और विषय के बारे में अच्छी जानकारी ले करके आगे भी वो उस पर संकलन कर सकता है, उस पर रिसर्च कर सकता है उस सब्जेक्ट पे। अब बिना अपने जगह से हिले हुए, बिना अपने कमरे से निकले हुए, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के साथ में या कि अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में। तो इतिहास किस तरह से मिट गया। यानी कि हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें तकनीक से बड़ी दिक्कत है। और ये दिक्कत जो है और ये जो शंका के पहाड़ खड़े करने के में उन्हें जो महारत हासिल है, वो उनसे सीख समझ करके दूसरे क्षेत्रों में भी पसर जाती है यही धारणाएं और यही विचार। तो अभी की बात करें तो ये जो लोग मानते हैं कि श्री मंगलेश डबराल ने ठीक कहा था, कम से कम वो लोग तो नहीं होंगे जो कहेंगे कि चाहे वो कितना ही उनका सम्मान करते हो कि प्रभाष जोशी ने ठीक कहा था, लेकिन मंगलेश डबराल ने जो कहा है उसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ा था तो उसको मैंने संभाल के भी रखा है कि भाई ये क्या बात है कि तकनीकी जो संचार है, तकनीकी विचार है, उसका विस्तार है, उसने इतिहास को कैसे मिटा दिया। भाई इतिहास तो अपनी जगह है, बल्कि आज पहले से अधिक रूप से सुगमता से आपको उपलब्ध है।
आप तीन चार जो अलग अलग तरह के परिप्रेक्ष्य से अलग अलग लेखकों द्वारा अलग अलग विद्वानों की बात सुन सकते हैं और अपनी समझ उसके बारे में स्थापित कर सकते हैं कि बढ़ा सकते हैं। वो परीक्षा के लिए हो सकता है, वो इतिहास को समझने के लिए हो सकता है। अब विशेष बात ये है कि परिवर्तन से सबसे अधिक जो दिक्कत है वो हमारे देश की महान विचारक वामपंथियों को रहती है। जब कंप्यूटर आए थे और सेल फोन और जो मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का उनकी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उसमें प्राइवेट एंटिटीज़ आ गई थी, लिबरलाइजेशन हुआ था, उसका विरोध सबसे अधिक मुखर, सबसे अधिक हिलाने वाला, सबसे अधिक तीव्र जो परिवर्तन के विरोध में खड़े हुए थे लाल झंडे वाले वामपंथी खड़े थे। मुझे अभी भी याद है जयपुर में रिजर्व बैंक के आगे किस तरह से वो लेट गए थे कि कंप्यूटर नहीं आने देंगे। और आज खुद वो कंप्यूटर, उनके घर में कंप्यूटर पड़े हुए हैं, उनके बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। खुद जो है उनमें से कई लोग जो वहाँ लेटने के लिए तैयार थे, आज मैं उनको देखता हूँ तो उनके पास में 1-1 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन है। तो एक दो बार मैंने कॉमरेड पूछा, मैंने कभी क्या ऐसे आपको मन लेटते हो देखा? अरे छोड़ो यार वो पुरानी बात है। यानी कि ये जो तकनीक का जो विरोध जो है बरसा बसा हुआ है देश के बुद्धिजीवियों में, और वहाँ से वो पसर के दूसरे लोगों में वो उसी तरह के विचार जो है वो उत्पन्न कर देता है। वही जो लोग सोचते हैं कि भाई ये लेखक हैं और ये विचारक हैं तो ये जो कह रहे हैं वो सही करेंगे, तो वो भी उसी में शुरू हो जा सकते हैं। तो अभी जो हो पहले की बात है, अभी की जो बात है जिसके अंदर जो है वो उनकी तरफ से विरोध चालू हो चुका है, वो विरोध के स्वर हो चुके हैं कि भाई ड्रोन महोत्सव हो गया। अब ड्रोन महोत्सव हो गया तो वो जब हो रहा था तभी से लगातार जो है वो लेख लिखे जाने लगे। एक तो बात ये है कि भाई ड्रोन का तो अभी तक तो उनको ध्यान नहीं था। अब जैसे ही मोदी जी ने उसको में पहुंच गए ड्रोन महोत्सव में, तो सारे विद्वान जो है वो इसके पीछे पड़ गए कि भाई ये ड्रोन तो एक कोई दैत्य है, ड्रोन नहीं है दैत्य है, ये सब बर्बाद कर देगा, इस तरह की चीज़ें लिखने लगे। अब वो जो ड्रोन महोत्सव है वो उसके अंदर रिलायंस का भी कोई जियो प्लेटफॉर्म है, उसका भी कोई, तो वो उनके लिए एक नया जो है वो संकेत हो गया हल्ला मचाने का। तो उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। यानी कि ड्रोन को दैत्य बनाने वाले लोग जो हैं वो सामने आ चुके हैं और वो लगातार जो है वो 2-3 दिन से उन्होंने अंबार लिख दिए हैं, वीडियो डाल दिए हैं, लेख लिख दिए हैं। इस बारे में श्रीमान रवीश कुमार जी ने क्या कहा है ये मैंने नहीं सुना है, उसको देखा जाएगा वो। लेकिन वो ये बात है जो वो प्रिडिक्टेबल है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से जो है ना वो अंबानी अडानी वगैरह को कुछ कहेंगे, बुरा भला कहेंगे, और किस तरह से जो है वो क्या कहते हैं उनका, क्योंकि वो मोदी प्रमोट कर रहे हैं तो उसका विरोध करेंगे। और उनके बहुत सारे पछाड़ खाए हुए मित्र हैं, पूरा एक लंबा चौड़ा गिरोह है जो कि उसमें इस काम में लग चुका है। यानी कि ड्रोन को दैत्य बनाने वाले महाविचारक बुद्धिजीवी देश के, और बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े लेखक, कवि और राजनीतिक की तो बात छोड़िए, उसको उनको तो एक अलग तरह का उनको तो विरोध ही करना है। तो अब कुल मिला के ये देखें कि भी ये ड्रोन है क्या। भाई ड्रोन को यूँ समझ सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में कि ये एक फ्लाइंग रोबोट है। ये फ्लाइंग रोबोट है जो कि आसमान में उड़ सकता है और उसकी एक परिधि होती है, उसमें जा सकता है। रोबोट हर जगह नहीं जा सकता क्योंकि उसकी जगह नियंत्रण वगैरह होते हैं, जैसे एयरपोर्ट में नहीं जा सकता। तो इसमें सरकार का एक नियंत्रण है, अभी नियम कायदे कानून सही तरह से बनने हैं। लेकिन अब हम देश की बात कर लेते हैं कि जो 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 कृषि क्षेत्र है उसका देश की जीडीपी में करीब 17-18% का हिस्सा है और वो करीब 55% लोगों की जीविका का, उपार्जन का भी साधन है। तो उसके अंदर नई तकनीकी के समावेश से अच्छा ही होगा, अब बुरा तो नहीं हो सकता। ये ठीक है कि उसमें खतरे होंगे, उन खतरों को देख लिया जाएगा, लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि खतरे अधिक होंगे या कि जो उसमें लाभ अधिक होंगे, तो लाभ अधिक तो रहेंगे ही। तो ये एक फ्लाइंग रोबोट है जो कि अपनी जगह घूम सकता है। यानी कि कोई एक किसान धीरे धीरे किसी ड्रोन को किसी अपने इसमें रोजगार के बड़े साधन हैं, 10-15 हज़ार लोगों को शायद
सीधी सीधी और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की परिस्थितियाँ मिल जाएंगी। और अभी जो भी है उससे ये $2 बिलियन की जो है वो इसका मार्केट बन जाएगा। उसमें PLI स्कीम भी आने वाली है, जिसके अंदर सरकार सहायता देगी ड्रोन बनाने वाली भारतीय कंपनियों को। लेकिन उसमें क्योंकि अंबानी और अडानी का नाम आने लगा है, तो हमारे देश की बुद्धि वैसे जीवी जो है वैसे ही उसके पीछे पड़ गए हैं। ड्रोन को दैत्य बनाने का कार्यक्रम, उसका जो है वो अनुष्ठान आरंभ हो चुका है। शांतता कोर्ट चालू है, हमारे बुद्धिजीवियों ने कोर्ट लगा ली है और वो तुरंत ही ड्रोन को दैत्य सिद्ध कर देंगे, जैसे पहले उन्होंने मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह को कर दिया था। तो अब देखिए कि इसके फ़ायदे कितने हैं। अब क्या उसका मैकेनिज्म होगा, किस तरह से ड्रोन पहुंचेगा, क्या नियम कायदे होंगे, वो बाकी है, लेकिन संभावनाओं तो प्रचुर हैं। भाई कोई भी आदमी जो है उसके खेत हैं तो उसको खेत की उसको देखना, उसकी बाढ़ की रक्षा करना, उस खेत के अंदर जो है छिड़काव करना, सबसे बड़ा जो मुख्य बात है कि जो उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव है वो एक बहुत ही कठिन और दूभर कार्य है। और जिसके कारण जो एक्सपोजर होता है सीधा का सीधा सामने सामने जो किसान और उसमें खेतों में काम करने वाले लोगों का जो एक्सपोजर होता है पेस्टिसाइड्स के कारण, उसके अंदर जो पंजाब के अंदर तो बहुत सारे लाखों लोग जो है ना वो उनको कैंसर हो चुका है, उनके ब्लड स्ट्रीम के अंदर पेस्टिसाइड के रेजिड्यू पहुंच चुके हैं और उससे बहुत सारी संभावनाएं खड़ी हो चुकी हैं। पहले भी हमने इस विषय पर बात की है कि किस तरह से पंजाब के किसान और मज़दूर अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए बीकानेर जा रहे हैं, गंगानगर जा रहे हैं, जहाँ पे कैंसर का इलाज हो रहा है। तो लेकिन ये जुड़ी हुई बात है, तो इससे जो पेस्टिसाइड का जो एक्सपोजर है उसके सीधे सीधे सामने से दूर हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि उसको उड़ा के उसका निरीक्षण किया जा सकता है। कई तरह की जो सेंसर हैं, कैमरे हैं, वो कितने तरह के कीट हैं या किस तरह से सॉइल की क्या कंडीशन है, उसकी भूमि की, खेत की भूमि की क्या परिस्थिति है और किस तरह से जो फसल है वो बढ़ रही है या उसमें कोई रुकावट आ रही है, कोई कीड़ा दिख रहा है, उसको एक बहुत ही संतुलित तरीके से, एक बहुत ही प्रिसीजन के तरीके से उसको देखा समझा जा सकता है। इसमें समय लगेगा लेकिन संभावनाएं प्रचुर हैं और उसके अंदर किसानों को लाभ ही होगा। और दूसरी बात है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब जो उन्होंने पहले इस बारे में कभी बात नहीं हुई, इसका मतलब ये गुप्त थी कि किसी प्रोजेक्ट का बताया प्रधानमंत्री मोदी ने कि उन्हें वहाँ जा नहीं सकते थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है तो उसके बारे में वो, अगर उन्होंने ये भी बताया कि भाई अगर मैं बताऊंगा कि वहाँ आने वाला हूँ, ये किसी भी बड़े नेता या अफसर के साथ हो सकता है, तो वहाँ तो व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाएंगी, कमियों को छुपा दिया जाएगा, अच्छाइयों को रंग पोत करके आगे कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने ड्रोन भेज दिया। तो ये सभी लोगों के लिए एक बड़ी विचित्र है कि ये तो मोदी तो ड्रोन भेज देता है। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चाहे सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विभाग के अध्यक्ष हैं या कि दूसरे लोग हैं या कि खेतिहर किसान हैं, जो और डिलीवरी सिस्टम कोविड के दौरान जो गाँवों में और कई दुर्गम स्थानों में दवाइयों को पहुंचाया गया, अब उसकी ड्रोन की कैपेबिलिटी है वो 500 किलोग्राम तक बढ़ाई जा रही है, तो वो बड़े हो जाएंगे और उसमें निश्चय ही कुछ खतरे हैं जिनका देख विचार तो किया जाएगा। भी खतरे तो मोटर चलाने में भी है, कार और ट्रक में भी बहुत सारे खतरे हैं, तो खतरे तो ड्रोन में भी रहेंगे। लेकिन उससे क्या हमारे समाज पे या कि गवर्नमेंट के काम करने के तरीके पे, मुख्य रूप से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, या कि दुर्घटनाओं के समय जल्दी से दवाइयाँ पहुंचाने के लिए या कि वहाँ की जानकारी लेने के लिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट में ड्रोन का उपयोग बड़ी ही अच्छी तरह से हो सकता है। और क्योंकि किसानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग दुनिया भर में हो रहा है, वहाँ से सीखा समझा जा सकता है, तो ये सारी जानकारी हमारे पास है। लेकिन ड्रोन के विरोधी, ड्रोन को दैत्य अवतार बताने वाले हमारे महान विद्वान लोग इस मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने पूरे एक विमर्श को गंदला कर दिया है जिसके अंदर उन्हें महारत हासिल है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम ये तो इसके विभिन्न आयामों की, ड्रोन के बारे में हमने बातचीत की, इसकी संभावनाओं की बातचीत की, उसमें जो कोई भी परिवर्तन है
उसके उस परिवर्तन के ऊपर कुछ लोग गिद्ध नज़र रख के उसके दुष्परिणाम ही उनकी मात्र कल्पना करते हैं। उसमें क्या सुगमता होगी, क्या अच्छाई, क्या लाभ हो सकते हैं समाज को या व्यक्तियों को या कि सरकारों को, उसके बारे में वो बात नहीं करते। लेकिन ये एक व्यसन है हमारे बुद्धिजीवियों का। अब उस व्यसन का अगर कोई इलाज होगा तो वो धीरे धीरे होगा, फिलहाल तो हो नहीं रहा है। तो हमने एक छोटी सी चर्चा की ड्रोन की, उसकी संभावनाओं की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और खेती में और डिजास्टर मैनेजमेंट में और डिलीवरी सिस्टम में, जो किसी भी कोविड के दौरान भी इनकी ड्रोन्स की मदद ली गई थी। तो आगे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इसके अंदर रोजगार भी उत्पन्न होंगे। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत ड्रोन के विषय में आज के संदर्भ में और टेक्नोलॉजी और तकनीक से का जो विरोध करने वाले कुछ जो धुर विरोधी हैं, वो किस तरह से बातों को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, सिर्फ खतरों को आगाह कर रहे हैं, लाभ की ओर बिल्कुल उनका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि वो एक एजेंडा की तरह काम करते हुए उनको सिर्फ क्रिटिसिज्म करना है। अब कोई बात नहीं है, प्रजातंत्र में ये सब होता रहता है। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत ड्रोन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और हमारे बुद्धिजीवियों की दृष्टि के ऊपर ये जो हमने की आपको पसंद आई होगी। तो आप कृपा करके अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, बात 25 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लिंक अपने मित्रों के साथ साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।